May I come in, sir? यस यस कमिंग आइए। Good afternoon. यस गुड आफ्टरनून, बैठिए। Thank you. प्रणय कश्यप, Yes, sir. आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, Yes, sir. कहाँ से किया? Sir, BIT Mishra, बीआईटी Birla मिश्रा। Institute of Technology. अच्छा अच्छा। तो इंजीनियरिंग करने के बाद आपने कहीं जॉब किया? सर मैंने जॉब प्रॉपरली नहीं की थी, इंटर्नशिप ज्वाइन की थी, उसके बाद फिर मैंने ड्रॉप कर लिया था क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन हो गया था सरकारी नौकरी के प्रति। अच्छा अच्छा अच्छा। बस कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसा बताएंगे कि जब आपने इंटर्नशिप किया उसके बाद आपका गवर्नमेंट जॉब के प्रति इंक्लिनेशन हुआ, ऐसा क्या कारण था? जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो लोग भी मेरे साथ जॉब कर रहे थे, तो उन लोग में से ही साथ किसी ने BPSC उसी ईयर हैप्पियर हुआ था। तो वैसे ही देखते देखते क्या बेसिकली रूटीन है और क्या क्या चीज़ उसमें होती है। मेरे घर में भी मेरे अंकल जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो उनके वर्क प्रोफाइल और सबको देखते हुए, दिनचर्या को देखते हुए मैं धीरे धीरे इसकी तरफ मेरा झुकाव बढ़ गया, फिर मैं इस फील्ड में आ गया। अच्छा अच्छा। मतलब कि आप अपने आसपास के माहौल से इन्फ्लुएंस यस होते हैं। सर, थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन केस अगर मान लीजिए कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर रूप में आपकी बहाली हो जाती है, यस सर, तो हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग करप्शन में लिप्त हों, है ना? आप उनको देखेंगे रोज कुछ न कुछ उनको इनकम आ रहा है, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और उधर आपका इंक्लिनेशन हो सकता है क्या? सर वो तो बेसिकली रूल्स रेगुलेशंस के जो भी अगेंस्ट है वो करना तो सर इलीगल है। ब्राइबरी और करप्शन उसका तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज यस सर। प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में किस प्रकार से बेनिफिशियल होगा? सर प्रोजेक्ट मैनेजर में बेसिकली जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसको ओवरसी करना प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। तो प्राइवेट फर्म्स भी प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करती हैं, उसमें भी यही बेसिकली जॉब होता है कि आप एक प्रोजेक्ट को टेक ओवर करते हैं, उसको प्रॉपरली ओवरसी करते हैं, उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। और गवर्नमेंट भी अभी ख़ास तौर पे पिछले कुछ सालों में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स में बहाली शुरू हुई है प्रोजेक्ट मैनेजर्स की। तो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स का होना और ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स का होना एक टेक्निकल उनको थॉट और टेक्निकल बैकग्राउंड देता है जो कि सपोर्ट करेगा इस प्रोजेक्ट को। ये मेरा क्वेश्चन लगता है कि आप नहीं समझे। मैंने कहा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो नॉलेज आपने यस किया यस सर, उसका क्या बेनिफिट होगा? तो आपने इंजीनियरिंग का बता दिया, तो कोई Yes, sir. इंजीनियरिंग वाले का हो जाएगा यस सर। ना? आपका अपना बताइए। सर बिहार में बिहार इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए 2016 में एक पॉलिसी आई थी, बिहार इंडस्ट्रीज़ सपोर्ट करके। तो उसमें प्रायोरिटी सेक्टर्स में स्मॉल मशीन्स को भी एक प्रायोरिटी सेक्टर दिया गया था। तो मैकेनिकल होने की वजह से गियर्स और बाकी चीज़ों में जैसे एग्रेरियन टूल्स होता है, उसमें भी जो बेसिकली कोई शुरुआत करना चाहेगा, कोई एंटरप्रेन्योर आएगा, तो उसके दिक्कतों को उसमें कहाँ इन्वेस्ट करना है उसका सपोर्ट जो है उसमें मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ सपोर्ट। ये चीज़ आपको बताना था। जब हम लोगों ने जो सुना है ना, Yes. आप इंजीनियरिंग किए हैं, जो ये गाड़ी होती है, गाड़ियों के इंजन है ना, यस कई तरह के होते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन, यस डीजल इंजन, यस है ना, आजकल आ रहा है आपका सीएनजी, है ना। तो आखिर क्या डिफरेंसेस है ये तीन प्रकार के इंजनों में? सर पहले तो कंबशन इंजन्स हैं सभी के सभी, इंटरनल कंबशन इंजन्स। एक में पेट्रोल गैसोलीन यूज़ हो रहा है फ्यूल के तौर पे, दूसरे में डीजल हो रहा है। तो एक में स्पार्क इग्निशन है, एक में कंप्रेशन बेस्ड है, कंप्रेशन इग्निशन। एक में मतलब सॉरी सर, पेट्रोल बेस्ड गैसोलीन और डीजल में कंप्रेशन बेस्ड, कंप्रेशन रेशियो पे आधार है। और जो सीएनजी वाला है उसमें आपको बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन जो पेट्रोल का मॉडल है उसी में आप किट एक लगा देते हैं जो कि सीएनजी वाला प्रोवाइड कर देता है। तो ये तो रिप्लेसमेंट बेस्ड पॉलिसी गवर्नमेंट ने भी कर दी है कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें आपको एक सीएनजी किट लगा देना है। एक चीज़ और हमने सुना है जैसे 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, यस है ना। तो ये क्या है, उसमें 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या डिफरेंसेस है और स्ट्रोक क्या होता है? सर,
इंजन्स में बेसिकली पिस्टन होती हैं जिनकी मूवमेंट के कारण वो कम उसमें फ्यूल बर्न होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो पिस्टन के मूवमेंट को ही जो उसका डायमीटर होता है वो बोर हो गया और जो मूवमेंट होती है वर्टिकल वो स्ट्रोक हो गई। तो जो प्रोसेस 4 बार में बेसिकली करता है वो प्रोसेस 4 स्टेप प्रोसेस है, तो वो 4 स्ट्रोक इंजन हो गया। और जो वही सेम प्रोसेस 2 स्ट्रोक में मतलब 2 स्टेप में होता है वो 2 स्ट्रोक इंजन हो गया। जनरली 2 स्ट्रोक कम एफिशिएंट होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है बट एफिशिएंसी कम होती है और बहुत सारे फ्यूल का वेस्टेज होता है। जैसे स्कूटर्स में, पुराने स्कूटर्स में आपको 2 स्ट्रोक इंजन यूज़ होता था। इसको और समझाएंगे कि जो 2 ही स्ट्रोक में काम कर ले रहा है, यस आपको किसी को 4 स्ट्रोक में काम करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा बेहतर कौन होगा? सर एफिशिएंसी का बेसिकली प्रोसेस है कि इनटेक हुआ फ्यूल का एयर के साथ और वो कंप्रेस हुआ, फिर उसके बाद एक ऊपर मूवमेंट होगी पिस्टन की, फिर वो नीचे आएगी और फिर उसके बाद एग्जॉस्ट के साथ वो निकल जाएगा। तो चूंकि 2 स्टेप में ही वो प्रोसेस हो रहा है, उसके चलते वो फ्यूल का उसमें लॉस हो जाता है। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ा होगा आपने? यस सर। उसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बताएं, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल बताइए। हाँ सर, अभी सर रिकॉल नहीं हो पा रहा, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं है। एक और तो स्टीयरिंग मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा। स्टीयरिंग मैकेनिज्म ऑटोमोबाइल में, हाँ, क्या होता है वो? सर बेसिकली जो फ्रंट या फिर बैक जो मूवमेंट होती है चक्के की, उसमें आप डिफरेंशियल लगा होता है जिसमें मूवमेंट होता है घुमाने टर्न के लिए, बेसिकली वो मैकेनिज्म लाया गया ऑटोमोबाइल्स में। आपने DIC के बारे में सुना होगा? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, यस सर। ये जो DPM आपकी बहाली कहाँ होगी? DIC में। DIC में। DIC का कॉन्सेप्ट इंडिया में कब आया था? सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1978-79 में ये इंट्रोड्यूस किया था डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि उस समय में इंडस्ट्रीज़ को जो भी आपको विलेज, कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्रमोट करने पे एम्फेसिस था गवर्नमेंट का, तो उसको प्रमोट करने के लिए DIC लाया गया था। धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन चेंज होते गया और MSME इंट्रोड्यूस हुआ, अब वो MSME पे ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक, आपने KVIC पढ़ा होगा, सुना होगा? Yes, KVIC sir. के बारे में यस सर। क्या है ये? खादी विलेज विलेज इंडस्ट्री सेंटर, कॉटेज सेंटर। ये जो DPM, क्या आप इसमें कुछ आपका रोल हो सकता है सर प्रमोट करने के लिए, बेहतर करने के लिए? दरअसल सर मैक्सिमम जो है कि नहीं हमारी फाइल रुक गई, यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये तो लोग कहते हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? गवर्नमेंट में मैम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और क्लियरिंग सिस्टम सब लाया है, जिसके कारण ये जो हर्डल्स हैं ये आपको आज से 10 साल पहले थी, अब बहुत हद तक कम हो गई हैं। अच्छा, आपके हिसाब से बहुत हद तक कम हो गई। अच्छा, मैं आपकी हॉबी से पूछना चाहूँगी कि आपकी हॉबी क्या है? मैम टेक्निकल एडवांसमेंट इन सच कंप्यूटर्स या मोबाइल वर्ल्ड फील्ड में जो भी हो रहा है। तब तो फिर आपने ChatGPT का नाम सुना होगा। यस मैम। क्या ये ChatGPT जो इतना फेमस हुआ? मैम ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बैक्ड है। इसमें आपको कुछ सैम्पलिंग डेटा के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूज़ करके आप उसके सैम्पल बहुत सारी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आजकल डीप फेक जो बहुत पॉपुलर हो रहा है कि मॉर्फ करके इमेज को दिखाया जा रहा है कि जो आदमी बोल रहा है लेकिन एक्चुअली वो है नहीं, वो ChatGPT में अब बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया। ये मुझे बताइए, जो ChatGPT में हम लोग GPT बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म आपको मालूम है? सॉरी मैम, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं। आपने ओपन सोर्स की बात की, तो मुझे कुछ एग्जांपल दे सकते हो ओपन सोर्स के? यस मैम, कोविन का जो ऐप था वो आपको ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे बेस्ड था। आधार आपको ओपन सोर्स पे बेस्ड है। गवर्नमेंट अभी भी जितने भी पब्लिक सर्विस के लिए यूज़ कर रही हूँ सब में आपको मैक्सिमम। अगर ओपन सोर्स में आपको खोलना है तो ओपन सोर्स किस सोर्स में खोले, कौन सा प्लेटफॉर्म में खोले, कोई नाम उसका? लिनक्स आपको ओपन सोर्स है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आपको ओपन सोर्स हो गया। बाकी जितने भी आपको ग्राफिक बेस्ड इंटरफेस हैं वो जनरली आपको क्लोज होते हैं, उसमें बाहर का इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो कंपनी को अच्छा, मुझे ये बताइए, डार्क नेट
जो वर्ड यूज होता है, ये Yes, डार्क नेट क्या है? मैम हम लोग जब भी गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो इंडेक्सिंग एक चीज़ होती है कि आपको वो पेजेस खुल रही हैं। इंडेक्सिंग में आपको जनरली जो अवेलेबल है डेटा गूगल के पास वो दिखाया जाता है। जो चीज़ वो नहीं दिखा पाता और या फिर जो चीज़ इंडेक्सिंग नहीं कर पाता है गूगल या कोई भी सर्च इंजन, वो आपको डार्क नेट हो गया, वो अवेलेबल नहीं है। जनरली उसको डार्क नेट ब्राउजर्स यूज़ करके वो किया जाता है। जनरली ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर इलीगल आर्म्स का जो परचेज है ये आपको डार्क नेट्स के थ्रू होता है। आप कोई नाम बता सकते हैं इसके थ्रू खोला जा सके? टॉर ब्राउज़र एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, ये आपको डार्क नेट खोलने में आज हाल फिलहाल में आपको एक ड्रग पेडलिंग गैंग को पकड़ा था NIA ने, वो लोग आपको वही टॉर ब्राउज़र का यूज़ कर रहे थे। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसा देखा गया है वुमेन एम्पावरमेंट का, इज द वुमेन एम्पावरमेंट इज एंटी मैन? नहीं, विमेन एम्पावरमेंट एज सच जितने भी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज़ होती हैं, जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, उन सब में बेसिकली विमेन का कुछ जो सिविल राइट्स हैं या कुछ जो फाइनेंशियल उनकी राइट्स होनी चाहिए उनको बेसिकली कर्ब करके रखा गया था, क्योंकि उनके ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स में उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। लेकिन आज के समय में जो रियलिटी है इंडिया की उसमें है कि 50% आपको वुमेन है, और अगर इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना है, तो उनका इकोनॉमिक और सिविल राइट्स जो उनकी हैं वो उनको आप प्रोवाइड करना ही होगा, और आज की बेसिकली ये ज़रूरत है। भैया NIA की चर्चा कहते हैं। यस सर। अभी NIA के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, उसका नाम ऑपरेशन ध्वस्त। नो सर, लेकिन बहुत सारे उनके NIA और RPF द्वारा लॉन्च होते रहते हैं समय समय पे ऑपरेशंस। NIA का गठन कब किया गया था? सर ये ब्रेन चाइल्ड है हमारे माननीय पूर्व होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम का। 2010 में इसका गठन किया गया। 2008 वो क्या गया था, क्या कारण था करने का? सर ये पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और क्राइम का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और इंटरस्टेट क्राइम और उसका क्राइम, साइबर क्राइम, बहुत सारे अलग अलग आयाम आ गए थे। तो उनको एक सर्टेन एजेंसी को हैंड ओवर करना जो कि इस पे कर सके, टेररिज्म पे काम कर सके, उसके लिए NIA का और पुलिस ग्रेड का फॉर्मेशन किया गया था। एक नेट ग्रेड टाइप करे जो कि अब सबके बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग और काम कर सके इस पर। टेररिज्म को लेकर भारत अभी जो G20 को हेल्ड कर रहा है, तो भारत का क्या अप्रोच है? सर टेररिज्म पे इंडिया का नो टॉलरेंस पॉलिसी है। अदर कंट्रीज़ में बेसिकली आप जैसे US हो गया, वो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म उस पर ये करता है, लेकिन इंडिया का ऑलमोस्ट 0 टॉलरेंस है। चाहे वो SCO का फोरम हो, G20 का फोरम हो, हर जगह वो जो भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उन पे एक जैसा एक पॉलिसी फॉलो करती है कि नहीं, उसमें कोई भी रियायत नहीं देनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि G7 की अपेक्षा G20 को ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई? सर 21st सेंचुरी में ख़ासतौर पे पिछले 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के बाद G20 का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। चूँकि एक तो है कि जो टोटल GDP, कंबाइंड GDP देखिएगा, वो ख़ासतौर पे जब 21st सेंचुरी में शिफ्ट आपको वेस्ट से आ गया है, इंडिया और चाइना के ऊपर, अब ये दोनों लीड करेंगे 21st सेंचुरी को। तो G7 एक ओल्ड ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन है, और G20 आपको आज का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है और आने वाले दिनों में बढ़ते ही जाएगा। अध्यक्षता करते हुए भारत के सामने क्या सब चुनौतियाँ हैं G20 में? पार्टन सर एक बार रिपीट करें। G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत के सामने क्या सब चुनौतियाँ हैं? सर इस बार जब से प्रेसिडेंटशिप जोको विडोको के हाथों प्रधानमंत्री मोदी ने ली है, तो इंडिया पहली बार चेयर कर रहा है G20 के इसको प्लेटफॉर्म को। तो इंडिया के अंदर की जो कुछ दिक्कतें हैं, इंटरनल इश्यूज हैं, चाहे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का हो या फिर इंटरनल सिक्योरिटीज़ की और इश्यूज हो या डेवलपमेंट को लेके कोई इशू हो, इस पे बहुत से लोग दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो
समय समय पे कहते हैं कि यार भारत तैयार है कि नहीं आज के नए रोल के लिए, तो उसमें इंडिया के लिए कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन आने वाले समय में इंडिया इन चुनौतियों को काउंटर करने का और एक तरह से कम करने की कोशिश करेगा। वेस्ट का जो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर जो पॉलिसी है वेस्ट का, क्या वो पॉलिसी सफल हो पाएगा? क्योंकि कई बार देखे हैं कई देशों ने पॉलिसी बनाया है लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? सर इंडो पैसिफिक पॉलिसी जब भी कोई कंट्री जैसे यूएस बनाती है, या फिर उससे पहले जब सेंटर ऑफ पावर आपको इंग्लैंड यूके था, तो उन लोगों ने भी बनाई थी अपनी पॉलिसी, लेकिन उसमें कभी भी भागीदारी, एक्टिव भागीदारी आपको इंडिया की नहीं होती थी। वो एज सच बस शिफ्ट करके पॉलिसी ये लोग इंडिया को कभी रैंडमली इंक्लूड कर लिए तो कर लिए, नहीं तो इन जनरल चाइना को कैसे काउंटर करना और बाकी चीज़ों पे फोकस रहता था। लेकिन अभी के समय में इंडिया के साथ अभी खासतौर पे जब से इंडिया यूएस रिलेशंस में आपको सिविल न्यूक्लियर डील के बाद, खासतौर पे 2006 के बाद आपको जो पॉजिटिव इम्पैक्ट एक पड़ा है, उसमें इंडिया की मदद से उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडिया। मिस्टर प्रणय, Yes, ये sir. बताइए कि किसी भी प्रोजेक्ट को संचालित करने के लिए क्या क्या स्टेजेज होते हैं? सर किसी भी प्रोजेक्ट में पहला स्टेप होता है इनिशिएशन का, और इसमें सेकंड स्टेप होता है आपको प्लानिंग का, प्लान किया जाता है। थर्ड स्टेप होता है एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग का। फोर्थ स्टेप आपको होता है एवैल्यूएशन का। एवैल्यूएशन के साथ ही इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, और जो टाइम फ्रेम होता है उसमें ये जब काम हो जाता है तो इसे क्लोज कर दिया जाता है। सपोज कीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, है ना सर, और आपने प्लान करके तो काम करना शुरू कर दिया है, मॉनिटरिंग भी आप कर रहे हैं। मॉनिटरिंग करने के दौरान आपको एक ऐसा मतलब आप नोटिस करते हैं कि इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन की जरूरत है या कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, और इस बात को आप अपने सीनियर से डिस्कशन करते हैं, है ना, हो सकता है वो जनरल मैनेजर हों, ठीक है ना, और उनका व्यू आपसे डिफरेंट है, और आपको लग रहा है कि इसमें कुछ चेंज करना है या फिर इसमें कुछ रेक्टिफाई करना है इसके साथ ही ये प्रोजेक्ट बेहतर होगा, सक्सेसफुल होगा। तो आपके सीनियर कहते हैं नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना, एज इट इज रहने दो, उसको वैसे ही तुम इम्प्लीमेंट करो, करते जाओ। तो आप क्या करेंगे? आपको लग रहा है कि अगर चेंज नहीं होगा तो सक्सेसफुल नहीं होगा। सर मैं उनके साथ डिस्कशंस करने की कोशिश करूँगा, परसुएट करने की कोशिश करूँगा। इन सच वो नहीं करते हैं तो मेरे कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं तो वो बात माननी पड़ेगी। लेकिन मैं अपने जो भी अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनके साथ भी एक बार शेयर करके उनके व्यू पॉइंट को जानना चाहूँगा कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, उनकी क्या है, एक पीयर रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। उसमें अगर पाता हूँ कि अगर उनको भी लगता है कि ये होना चाहिए तो मैं फर्दर फिर इस पे काम करने की कोशिश करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। रिलैक्स है अब? यस सर। सर फेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन तो नहीं लग रहा था, स्ट्रेस तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आप नॉर्मल ही रखना है ना, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो जाना है, लेकिन रहना है नॉर्मल, यस ठीक है ना। हाथ उठता है बार बार, पहले भी मना कर चुके हैं, उसको ध्यान रखना है, एक उसको ध्यान देना है। दूसरा एग्जाम्पल जब देना है तो एक ये ऐसे नहीं बोलना है, पार्टिकुलर नाम लेकर बोलना है, स्पेसिफिक करके बोलना है। जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और ये लोग बात कर रहे थे ना, तो हम लोग घर में ऐसे करके भी बात कर लेते हैं, लेकिन उसको सुधार करना है। दूसरा आप मैडम आप ये करेंगी, आप उसको कैसे करेंगे, है ना, ये वर्ड सही नहीं लगता है। ये बहुत सारे लोगों का ये लैंग्वेज है, बोलता है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, है ना, आपको वहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब का इस्तेमाल नहीं करना है। जब कभी भी ऐसे सेंटेंस का यूज करना होता है तो थर्ड पर्सन में बोलना जाता है, सेकेंड पर्सन में तो बोलने की कोशिश करनी ही नहीं है इंटरव्यू बोर्ड में, ठीक है। सेकेंड पर्सन में क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड है तो वहाँ पर इसको नहीं बोलना है, तो कंट्रोल करना है। दूसरा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब आप कर रहे थे तो उसके बाद इंटर्नशिप का झुकाव हुआ दोस्तों के को देख करके, थोड़ा सा इसमें चेंज लाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। और एक और जो था, आई कांटेक्ट भी गड़बड़ा रहा है, कहीं ऊपर देखना कभी नीचे देखना, हल्का सा आई में हम ये स्क्विंटिंग है, मतलब ऊपर देखने का नहीं चाहिए। अच्छा, क्या बताए थे, सामने देखना है ना, तो उसको ध्यान रखना है।
और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद डीपीयू पे क्या क्या बेनिफिट होगा, तो वहाँ पर जो बाद में जो उसका आंसर दिया, ठीक है ना, वो तो पहले समझना है कि भाई हमने वहाँ क्या नॉलेज गेन किया है और इंडस्ट्री के लेवल पे यहाँ पर हमारा क्या उससे बेनिफिट हो सकता है, ये बताने की जरूरत है। पॉइंट वाइज पॉइंट पे बात करना है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। विजन वाले में थोड़ा सा और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो इसको ध्यान रखना है। बहुत सारा चीज़ होता है जो रूल रेगुलेशन होता है, और रूल रेगुलेशन के साथ साथ उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं हम, ठीक है, जैसे किस प्रकार से एफिशिएंसी के साथ वर्क करेंगे, किस प्रकार से अपने टीम को हम मैनेज करेंगे, है ना, किस प्रकार से जो हमारा जो जूनियर है या सीनियर उसको कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेटर की भूमिका, टीम लीडर की भूमिका क्या होगी, टाइम बाउंड किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, ये सब अपना होता है विजन के साथ साथ। ये एक इंडिविजुअल का है, एक ऑफिसर का काम होता है, इसको जोड़ना चाहिए उसमें। और पीएम मोदी नहीं बोल के हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी है ना, पूरा बोलना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा है, पहला इंटरव्यू भी है, ठीक, अच्छा करना है। ओके, थैंक यू सर।